नमस्कार दोस्तों। जिस समाज को अपना इतिहास नहीं पता, वह समाज अपना भविष्य भी नहीं बना सकता। हम अपने नाम जानते हैं, लेकिन क्या हम अपनी पहचान जानते हैं? हम अपने गोत्र बोलते हैं, लेकिन क्या हम उसका अर्थ जानते हैं? इतिहास किताबों में नहीं मिलता, इतिहास परंपराओं में मिलता है। इतिहास मंदिरों में नहीं मिलता, इतिहास घर के त्रिशूल में मिलता है। इतिहास नामों में नहीं मिलता, इतिहास गोत्र में मिलता है। और आज हम उसी इतिहास की खोज शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हजारों परिवार आज भी अपने घरों में त्रिशूल स्थापित करते हैं, दुल्हा देव की पूजा करते हैं, काली और चंडी को कुल देवी मानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन परंपराओं की जड़ 1800 साल पुरानी है। हम केवल एक जाति नहीं हैं, हम एक इतिहास है। यह कहानी है छत्तीसगढ़ की मिट्टी से उठी पहचान की। यह कहानी है मेहर समाज की। और आज हम खोजेंगे मिर्चा से मिर्चा तक की असली कहानी। हर नाम के पीछे ना एक पूरी दुनिया छिपी होती है, एक पहचान होती है। पर सवाल ये है कि ये नाम, ये पहचान आखिर आती कहाँ से है? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। घूम फिर कर हम सब इसी एक सवाल पर आते हैं, हम कौन हैं, हमारी असली पहचान क्या है? और जानते हैं, अक्सर इन सवालों के जवाब हमारे सामने नहीं बल्कि हमारे अतीत में, हमारी जड़ों में दबे होते हैं। कहते हैं ना कि हर नाम के पीछे एक कहानी होती है, कोई छोटी कोई बड़ी, पर एक कहानी जरूर होती है जो हमें हमारे वंश से, हमारे लोगों से जोड़ती है। और फिर हर कहानी के पीछे होता है एक इतिहास। कुछ इतिहास तो किताबों में दर्ज हो जाता है, पर बहुत कुछ हमारी परंपराओं में, हमारी रस्मों में ही जिंदा रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आज की हमारी ये पड़ताल मिर्चा गोत्र की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी है एक पहचान की जो छत्तीसगढ़ की मिट्टी से निकली है। अब इस कहानी को समझना है तो इसका पहला सुराग हमें मिलता है घरों में रखी एक बहुत ही आम लेकिन बेहद खास चीज में। कोई अंदाजा लगा सकता है कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? वो चीज है त्रिशूल। छत्तीसगढ़ के कई घरों में आज भी आपको एक कोने में त्रिशूल स्थापित मिलेगा, पर ये सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये प्रतीक है 3 बड़ी शक्तियों का। पहली है रक्षा, दूसरा है संतुलन और तीसरा है हमारे पूर्वजों की मौजूदगी का एहसास। और इस त्रिशूल का रिश्ता सीधा कुल के देवी देवताओं से है। कुल देवता के रूप में दुल्हा देव पूजे जाते हैं, तो वहीं कुल देवी है माँ काली या चंडी। मतलब ये त्रिशूल वंश के आगे बढ़ने का, उसकी निरंतरता का प्रतीक है। चलिए अब त्रिशूल से आगे बढ़कर उस सिस्टम को समझते हैं जो इस पूरी पहचान की नींव है। हम बात कर रहे हैं गोत्र व्यवस्था की। तो भाई ये गोत्र आखिर होता क्या है? एकदम सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो ये हमारे वंश का एक मार्कर है, एक पहचान चिन्ह। ये हमें बताता है कि कौन कौन से लोग एक ही पूर्वज की संतानें हैं। और इसी वजह से समाज में एक बहुत जरूरी नियम बना, क्योंकि एक ही गोत्र के सब लोग भाई बहन माने जाते हैं, इसलिए एक ही गोत्र में शादी करना पारंपरिक तौर पर मना है, वर्जित है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये नियम आज भी मिर्चा गोत्र में पूरी तरह से माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि मिर्चा सिर्फ एक सरनेम नहीं है, ये एक जीता जागता वंश है। अच्छा, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, एक पहेली। सोचिए, कई अलग अलग कुल नाम हैं, पर उनकी जड़ एक ही है। ये कैसे हो सकता है? आइए इसे समझते हैं। मिर्चा, सिवारे, लहरी, लाडेर, भगेल, खरे, सुनने में ये सब कितने अलग अलग नाम लगते हैं ना, लेकिन क्या कोई यकीन करेगा कि ये सब के सब असल में एक ही कुल का हिस्सा है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पेड़ का उदाहरण। सोचिए, एक पेड़ की जड़ तो एक ही होती है, लेकिन उसकी टहनियाँ, उसकी शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं। ठीक इसी तरह एक ही कुल समय के साथ कई शाखाओं में बढ़ जाता है। समय के साथ सिर्फ कुल ही नहीं बढ़ते, बल्कि उनके नाम भी बदल जाते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि भाषा के उतार चढ़ाव ने नामों को कैसे बदल दिया। देखिए, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। सबसे पहले नाम था मरिच, फिर समय के साथ ये बना मिर्च, मिर्च से हुआ मिर्चा और आखिर में मिर्चा से बना मिर्जा। ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि सैकड़ों सालों की भाषाई यात्रा का नतीजा था।
तो हमारी ये पड़ताल हमें इतिहास के एक जरूरी पड़ाव तक तो ले आई है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि ये बस एक शुरुआत है। अब एक सवाल है जो आगे की खोज के लिए एक नया दरवाजा खोलता है। सवाल ये है कि मिर्चा नाम का संबंध प्राचीन भारत की एक औषधीय वनस्पति मरिच से कैसे है। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में और भी गहरा ले जाएगा। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, जब तक हम अपने इतिहास को नहीं समझते, हम अपनी पहचान को कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। और ये समझने का सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। चलिए एक सफर पर चलते हैं हजारों साल पीछे। सोचिए, एक ऐसा भारत जिसके जंगल आज से कई ज्यादा घने और रहस्यमयी थे। उस वक्त छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, और तब लोग जानते हैं, जातियों में नहीं कुलों में बटे हुए थे। और उन्हीं जंगलों में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली पौधा हुआ करता था। उसका नाम था मरिच। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि मिर्च नाम का पौधा आज मिर्चा गोत्र के नाम से जाना जाता है? मतलब क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसी पूरे वंश की पहचान, उसकी जड़ें एक भूले बिसरे प्राचीन पौधे से जुड़ी हो? बड़ा ही दिलचस्प सवाल है ना? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी इस पड़ताल का पहला सुराग वो छिपा है उस मिर्च की कहानी में, जिसे हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। पर रुकिए, यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, आज हम जो लाल मिर्च अपने हर खाने में डालते हैं, उसके बिना तो खाने का मजा ही नहीं आता है ना? पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये मिर्च असल में भारतीय है ही नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये तो बस कोई 500 साल पहले अमेरिका से भारत आई थी। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि भाई, इससे पहले हजारों सालों तक भारतीय अपने खाने में तीखेपन के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? और इसका जवाब कमाल का है। जवाब यह है कि भारत की अपनी खुद की मिर्च थी। इसका नाम था पिपली, जिसे हम लंबी मिर्च भी कहते हैं। और यही है वो असली, वो प्राचीन मरिच जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक तरफ है आज की लाल मिर्च जो विदेशी है, नई है, और दूसरी तरफ है पिपली जो हजारों सालों से यहीं की मिट्टी की पहचान रही है। लेकिन रुकिए, पिपली सिर्फ एक मसाला नहीं थी। अरे नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थी। सोचिए, आयुर्वेद में इसे एक बहुत शक्तिशाली दवा माना जाता था। व्यापार में ये एक बेशकीमती चीज थी। इतना ही नहीं, कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका एक खास स्थान था। सही मायनों में ये ऊर्जा और पहचान का एक प्रतीक बन चुकी थी। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ। और ये सुराग हमें भाषा के एक दिलचस्प सफर पर ले जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली से पौधे का नाम वक्त के साथ एक पूरे वंश की पहचान में बदल गया। देखिए, ये बड़ा सीधा साधा मामला है। शब्दों का ये सफर बिल्कुल साफ है। सबसे पहले संस्कृत में पौधे का नाम था मरिच, ठीक? फिर जैसे जैसे वक्त बदला, प्राकृत भाषा में ये बन गया मिर्च। उसके बाद जब क्षेत्रीय बोलियों का असर पड़ा तो ये बदलकर हो गया मिर्चा, और आज तो इसका आधुनिक रूप मिर्झा भी सुनने में आता है। तो सोचिए जरा, सदियां बीत गईं, भाषाएं तक बदल गईं, लेकिन उस नाम की जो जड़ थी वो वही की वही रही। वो मिर्च की याद आज भी मिर्चा के नाम में जिंदा है। चलिए अब अपने तीसरे और आखिरी सुराग पर आते हैं। ये हमें उस दौर के कल्चर, उस माहौल में ले जाता है जहाँ ये सब कुछ हो रहा था। हमें ये समझना होगा कि आखिर मध्य भारत के प्राचीन लोग अपनी पहचान को प्रकृति से इतना क्यों जोड़ते थे? इस चीज को एक खास नाम दिया गया है, टोटेमिक कुल व्यवस्था। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जहां किसी भी ग्रुप की पहचान उनके पूर्वजों का नाता प्रकृति की किसी चीज से जुड़ा होता था, जैसे कोई खास पौधा हो या कोई जानवर। और मजे की बात यह है कि ये कोई अनोखी चीज नहीं थी। उस वक्त मध्य भारत में ऐसे कई कुल थे जिनकी पहचान प्रकृति से जुड़ी थी, जैसे महुआ पेड़ पर महुआ कुल, साल के पेड़ पर साल कुल, यहाँ तक कि नाग पर नाग कुल भी। तो जब ये सब था तो इसी परंपरा को देखते हुए ये सोचना बिल्कुल लॉजिकल लगता है कि मरिच पौधे पर आधारित एक मरिच कुल भी रहा होगा। बात सीधी सी है, प्राचीन छत्तीसगढ़ यानी दक्षिण कोसल के जो लोग थे वो जंगलों में रहते थे, तो जाहिर है उनकी पहचान खेतों से नहीं बल्कि सीधे जंगल से आती थी।
जंगल ही उनका सब कुछ था, उनका घर, उनका जीवन और उनकी पहचान का सोर्स भी। तो अब वक्त आ गया है इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने का। वनस्पति का सबूत, भाषा का सफर और संस्कृति की कहानी। जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो एक बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। और वो तस्वीर ये है कि सारे के सारे सबूत सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि मिर्चा गोत्र की जड़ें कहीं और नहीं बल्कि उसी प्राचीन मरिच पौधे से जुड़ी हैं। ये महज एक नाम नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी एक जीती जागती विरासत है। आइए इस पूरी कहानी को इस टाइमलाइन पर देखते हैं। सब कुछ शुरू हुआ हजारों साल पहले, जब मरिच का पौधा दक्षिण कोसल में जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। फिर प्राचीन काल में लोगों ने इसी पौधे को अपना प्रतीक बनाया और मरिच कुल की शुरुआत हुई। वक्त आगे बढ़ा, मध्य युग आया और नाम धीरे धीरे मरिच से मिर्च और फिर मिर्चा बन गया। और आज वही पहचान, वही विरासत मिर्चा या मिर्झा गोत्र के रूप में हमारे बीच जिंदा है। सोचिए, हो सकता है कि हम उस पौधे को भूल गए, लेकिन वो पौधा हमें नहीं भूला। वो आज भी हमारे नाम में जिंदा है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और हम सब कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी का कुल नाम, किसी का गोत्र आखिर आता कहाँ से है? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक कहानी है जो सीधे हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है। आज हम मेहर विरासत और खास तौर पर मिर्चा गोत्र की कहानी को समझने के लिए दक्षिण कोसल की प्राचीन भूमि की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए इस एक बहुत ही गहरे विचार से शुरू करते हैं। आज जिस जमीन को हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक जीती जागती स्मृति है। एक ऐसी सभ्यता जहां हजारों सालों से पहचानें गढ़ी गई हैं, नदियों, जंगलों और लोगों के आपसी रिश्तों से। तो हमारा पहला पड़ाव है स्मृति की भूमि। हम यहाँ सिर्फ नक्शे पर कोई जगह नहीं ढूंढ रहे हैं, हम एक ऐसी भूमि में दाखिल हो रहे हैं जहाँ हर पत्थर, हर नदी एक कहानी कहती है। ये पीढ़ियों की वो यादें हैं जो इस मिट्टी में ही बस गई हैं। देखिए, इस इलाके को हमेशा से छत्तीसगढ़ नहीं कहा जाता था। इसका प्राचीन नाम था दक्षिण कोसल। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो धरती है जहाँ उन परंपराओं की जड़ें हैं जो आज भी हमारे रीति रिवाजों और हमारी पहचान में जिंदा हैं। तो अब चलते हैं प्राचीन परिदृश्य में। आइए देखते हैं कि वो भौतिक और ऐतिहासिक मंच आखिर था कैसा जहां इन सांस्कृतिक पहचानों ने आकार लिया। हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1500 साल पहले। जरा सोचिए, एक ही क्षेत्र में एक साथ दो अलग अलग दुनियाएं थी। एक तरफ था दक्षिण कोसल जो महानदी के किनारे बसा था, जहां हलचल भरे कस्बे थे, व्यापार के रास्ते थे। और दूसरी तरफ था महाकांतार यानी विशाल घने जंगलों का इलाका, जहां जिंदगी और पहचान दोनों ही सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई थी। और दक्षिण कोसल की धड़कन थी सिरपुर। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये संस्कृति, धर्म और व्यापार का एक संगम था। यहीं पर शैव धर्म, बौद्ध धर्म और शक्ति पूजा की परंपराएं आपस में मिली और कुलदेवी जैसी प्रथाओं को जन्म दिया, जो फिर पूरे इलाके में फैल गईं। जैसे जैसे समय बीता, ये दो दुनियाएं यानी शहरी दक्षिण कोसल और जंगली महाकांतार आपस में घुलने मिलने लगी और एक नई पहचान बनाने लगी। इसी मिलाप से उदय हुआ गोंडवाना का, एक ऐसा विशाल क्षेत्र जहां जंगल पर आधारित कुल पहचान ही सबसे ऊपर थी। और यही बात हमें अपने तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर लाती है, प्रकृति से एक पहचान। यही हम समझेंगे कि इस धरती के लोगों ने अपनी पहचान सीधे अपने आसपास की कुदरती दुनिया से कैसे गढ़ी। गोंडवाना समाज के केंद्र में थी टोटेमिक कुल व्यवस्था। ये एक बहुत ही दिलचस्प सोच है। मतलब हर कुल अपनी पहचान प्रकृति के किसी एक तत्व से जोड़ता था। जैसे कोई जानवर, कोई पेड़ या कोई पौधा। समाज का संगठन जाति पर नहीं बल्कि प्रकृति पर आधारित इन कुलों पर था। तो ये असल में दिखता कैसा था? अच्छा, जैसे नाग कुल हो सकता है यानी कोबरा वंश, या साल कुल जो साल के पेड़ से जुड़ा हो। हर कुल का अपना प्रतीक होता था, अपना देवता होता था, जो जंगल से ली गई एक खास पहचान को दिखाता था, ना कि खेती किसानी वाली बस्तियों से। और देखिए,
इसी सांस्कृतिक सिस्टम से मिर्चा गोत्र जैसी पहचानें निकलती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। पहचान किसी राजा या जाति से नहीं, बल्कि सीधे सीधे प्रकृति के एक तत्व से जुड़ी हुई है। तो ये प्राचीन परंपराएं कहाँ गईं? क्या वे बस यूं ही गायब हो गईं? हमारा आखिरी खंड वर्तमान में गूंज यही दिखाता है कि वो आज भी कैसे जिंदा हैं, क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे, इतिहास सच में कभी मरता नहीं है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये परंपराएं किसी पुरानी धूल भरी किताब में नहीं है, वे आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद हैं, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे प्रतीकों में और हमारी पूजा पाठ की विधियों में। चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। प्राचीन शक्ति पूजा आज त्रिशूल और लाल कपड़े जैसे प्रतीकों में जिंदा है। कुल देवता की सोच ग्राम देव के रूप में जीवित है और पूर्वजों की याद दूल्हा देव जैसे विवाह के संरक्षक देवताओं में जिंदा है। तो अगली बार जब कोई अपने कुल देवता या गोत्र की बात करे तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये प्राचीन दक्षिण कोसल का एक दरवाजा है, हमारी गहरी जड़ों से एक जीता जागता सांस लेता हुआ रिश्ता। दक्षिण कोसल, महाकांतार, गोंडवाना, ये सिर्फ नक्शे पर लिखे नाम नहीं है, ये हमारी सामूहिक स्मृति है। ये वो मिट्टी है जिसमें हमारी कुल पहचान ने जड़ें जमाई और पीढ़ियों तक मजबूत बनी रही। तो ये हमें एक सोचने वाले सवाल पे छोड़ जाता है, अगर इतिहास सच में कभी नहीं मरता तो फिर वो जाता कहाँ है, कहाँ रहता है? और इसका जवाब ये है, इतिहास मरता नहीं, ये एक नदी की तरह है जो अपना रास्ता बदलती है, नए नाम ले लेती है, लेकिन बहती हमेशा रहती है, हमारी परंपराओं और हमारी पहचान के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, जंगल के ये कुल गांव के समाज कैसे बन गए और इस पूरी प्रक्रिया में वे मेहर समाज की खास पहचान में कैसे ढले? इस पर बात करेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम सबकी एक पहचान है, हमारा सरनेम। पर क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब ये सरनेम नहीं होते थे, तब लोग अपनी पहचान कैसे बताते थे? तब पहचान उपनाम से नहीं बल्कि कुल से होती थी। और मजे की बात यह है कि वो पहचान सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे आज के सरनेम का, हमारे उपनाम का असली मतलब क्या है? इसका जवाब पता है कहाँ है? आज में नहीं, बल्कि हमारे बहुत बहुत पुराने अतीत में। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सोचिए, हजारों साल पहले किसी कुल की पहचान होती थी किसी विशाल पेड़ से, या फिर जंगल की किसी ताकतवर जानवर से, और कभी-कभी तो किसी जीवन देने वाली नदी या किसी खास औषधीय पौधे से। मतलब हमारी पहचान वो प्रकृति का ही एक हिस्सा थी। इसी कमाल की परंपरा को टोटेमिक कुल व्यवस्था कहते हैं। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि ये पहचान का एक पूरा का पूरा सिस्टम था जो प्रकृति के चारों ओर बुना गया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये टोटेम है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो टोटेम एक कुदरती सिंबल है, एक प्रतीक जिससे कोई कुल या कबीला अपनी पहचान जोड़ता था। ये कुछ भी हो सकता था, कोई पेड़, कोई जानवर या कोई और खास चीज। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सिर्फ एक लोगो या निशान नहीं था। नहीं, इसे तो उस कुल का पवित्र पूर्वज माना जाता था। ये माना जाता था कि कुल की सारी शक्ति और सारे गुण उसी टोटम से मिलते हैं। मध्य भारत में इसके कई बेहतरीन उदाहरण आज भी मिलते हैं, जैसे कि नाग कुल, जिनकी पहचान कोबरा से थी, या फिर महुआ कुल, जो महुआ के पेड़ से खुद को जोड़ते थे। ऐसे ही साल कुल, बाघ कुल और हाँ, मरिच कुल, जिनका रिश्ता एक औषधीय पौधे से था। यह समझना बहुत जरूरी है कि टोटेम सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं था, बल्कि एक पवित्र रिश्ता था, एक ऐसा अटूट बंधन जो उस कुल को सीधे प्रकृति और अपने पूर्वजों से जोड़ता था। अच्छा, तो टोटेम क्या है ये तो हम समझ गए, पर सवाल ये है कि ये समाज में काम कैसे करता था। यहीं पर एंट्री होती है गोत्र व्यवस्था की, जिसने समाज को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक व्यवस्थित ढांचा दिया। अब देखिए, ये जो गोत्र व्यवस्था थी, इसके 3 बड़े मकसद थे। सबसे पहला तो ये कि इससे पता चलता था कि कौन किसका रिश्तेदार है, मतलब ब्लड रिलेशन क्या है। दूसरा, इसी के आधार पर शादी ब्याह के नियम तय होते थे। और तीसरा, इन सब से समाज में एक तरह का बैलेंस, एक संतुलन बना रहता था। इसका सबसे बेसिक रोल बहुत ही सिंपल था। एक ही गोत्र के जितने भी लोग हैं, वे सब एक ही टोटेमिक पूर्वज की संतान माने जाते थे। इसका मतलब वो सब एक ही खून के थे,
एक ही बड़े परिवार का हिस्सा। और इसी एक सिंपल से रूल ने समाज का सबसे जरूरी नियम बनाया। अगर गोत्र एक है तो इसका मतलब है कि खून भी एक है, इसलिए आपस में शादी नहीं हो सकती। लेकिन अगर गोत्र अलग अलग हैं तो शादी की इजाजत थी, क्योंकि वो अलग अलग वंश से आते थे। और यही वो नियम है, एक ही गोत्र में विवाह मना था, जिसने हजारों सालों तक हमारे सामाजिक और पारिवारिक ताने बाने को मजबूत बनाए रखा। और ये नियम आज भी कई समाजों में जिंदा है। इस पूरे सिस्टम को असलियत में काम करते हुए देखने के लिए चलिए एक बहुत ही खास कहानी समझते हैं, मिर्चा गोत्र की कहानी। ये टोटेमिक पहचान का एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई सफर देखने को मिलता है। देखिए, माना जाता है कि मिर्चा शब्द की जो जड़ है वो है मरिच। ये मरिच क्या है? ये प्राचीन भारत की एक औषधीय वनस्पति पिप्पिली से जुड़ा शब्द है। अब हुआ ये कि समय के साथ मरिच शब्द थोड़ा बदला और बन गया मिर्च, और फिर धीरे धीरे ये आज का मिर्चा बन गया। सोचिए, एक नाम की ये पूरी यात्रा है। इसका मतलब एकदम साफ है, मिर्चा गोत्र कोई रैंडम अचानक से बना हुआ नाम नहीं है। ये तो उस प्राचीन टोटेमिक पहचान की एक जीती जागती गूंज है जो सीधे प्रकृति से जुड़ी थी। और ये सिर्फ मिर्चा गोत्र की कहानी नहीं है, अतीत की ये पूरी व्यवस्था आज भी हमारे बीच मौजूद है और आज भी कई रूपों में सांस ले रही है। देखिए, होता क्या है कि समय के साथ एक ही पुराना कुल कई शाखाओं में बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आज के जो अलग अलग सरनेम्स हैं, जैसे मिर्चा, सिवारे, लहरी, लाडेर, बघेल या खरे, इन सब की जड़ एक ही प्राचीन कुल में हो। एक ही जड़, लेकिन शाखाएं बहुत सारी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक नदी आगे जाकर कई धाराओं में बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो सोर्स है, उसका जो उद्गम है, वो तो एक ही रहता है। नाम भले ही समय के साथ बदल गए हों, पर उनका ओरिजिन एक ही हो सकता है। इस पूरी विरासत को जिंदा रखने में कुल देवता का भी एक बहुत बड़ा रोल होता था। हर टोटेमिक कुल का अपना एक कुल देवता होता था, जैसे कि दूल्हा देव। ये कुल देवता न सिर्फ उस कुल की रक्षा करते थे, बल्कि कहानियों और परंपराओं के जरिए कुल की जो कलेक्टिव मेमोरी थी, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। तो कुल मिलाकर ये पूरी व्यवस्था हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। हमारी पहचान किसी पेशे या काम धंधे से नहीं बनी थी। हमारी पहचान बनी थी प्रकृति से, हमारे पूर्वजों से और हमारे कुल से। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर एक नाम में पूरे कुल की यादें, उसका पूरा इतिहास छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे अपने नाम में कौन सी कहानी, कौन सा इतिहास दफन होगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने वो घुमंतु जीवन, वो जंगल सब छोड़कर एक जगह बसने का, गांव बसाने का फैसला आखिर क्यों किया होगा? आज हम ठीक इसी ऐतिहासिक सफर को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसने आज के समाज की नींव रखी। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। चलिए एक ऐसे वक्त की कल्पना करते हैं जब हमारे पूर्वज पूरी तरह से जंगलों पर ही निर्भर थे। उस जमाने में ना कोई परिवार था, ना कोई देश। उनकी पहचान, उनकी सुरक्षा, उनका पूरा का पूरा अस्तित्व बस उनका कुल ही था। लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। जब पहले गांव बसने शुरू हुए तो अलग अलग कुलों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अब वो अकेले नहीं थे, बल्कि एक बड़े समुदाय का, एक समाज का हिस्सा बन चुके थे। आज हम इसी महान बदलाव की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस समय को समझते हैं जब कोई पक्के घर नहीं हुआ करते थे और इंसान की जिंदगी पूरी तरह से जंगल की धुन पर चलती थी। सोचिए, उस जमाने में जंगल ही सब कुछ था। मतलब एक तरह का सुपरमार्केट और हॉस्पिटल सब एक ही जगह। खाने के लिए कंदमूल, बीमारी हुई तो जड़ी बूटियां और सिर छुपाने के लिए छत। सब कुछ वहीं प्रकृति से ही मिलता था। तो जंगल सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो तो जिंदगी का आधार था। और प्रकृति से रिश्ता इतना गहरा था कि कुलों की पहचान भी उसी से जुड़ी हुई थी। उनके नाम अपने आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों पर होते थे, जैसे नाग कुल, महुआ कुल या साल कुल। ये दिखाता है कि वो प्रकृति का कितना सम्मान करते थे। लेकिन फिर वक्त बदला। इंसान ने धीरे धीरे घने जंगलों से बाहर निकलकर एक स्थायी जीवन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया और यहीं से एक नए दौर की, गांव के दौर की शुरुआत हुई। जो पहली पक्की बस्तियां बसी वो नदियों के किनारे ही बसाई गई। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों?
क्योंकि महानदी, शिवनाथ और इंद्रावती जैसी नदियों ने सिर्फ पीने का पानी और खाना ही नहीं दिया, बल्कि खेती के लिए उपजाऊ जमीन भी दी। और एक जगह टिककर रहने के लिए इससे जरूरी और क्या हो सकता था। तो इस पूरे बड़े बदलाव को हम 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला स्टेप था जंगल में घूम घूम कर शिकार और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने वाला जीवन। दूसरा स्टेप था नदियों के पास आकर छोटी छोटी बस्तियां बनाना। और तीसरा और सबसे बड़ा स्टेप था खेती की खोज, जिसने स्थायी गांव बसा दिए और सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जब लोगों के रहने का ढंग बदला तो जाहिर है उनकी आस्था और विश्वास भी बदले। तो आइए देखते हैं कि कैसे जंगल के कुल देवता अब पूरे गांव के रक्षक देवता बन गए। जब अलग अलग कुल एक साथ आकर एक गांव में बस गए तो वो अपने साथ अपनी सबसे कीमती चीज लेकर आए, अपने कुल देवता। और फिर धीरे धीरे ये देवता सिर्फ एक कुल के नहीं रहे, बल्कि पूरे गांव की एकता और उसकी हिफाजत की निशानी बन गए। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात पता चलती है। देखिए, आज बहुत से लोग दूल्हा देव को शादी ब्याह का देवता मानते हैं, लेकिन अगर इतिहास में झांकें तो उनका रोल इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो असल में पूरे कुल की रक्षा करने वाले एक बहुत ही शक्तिशाली और अहम देवता थे। और इसी तरह देवी की शक्ति पर लोगों का विश्वास और भी पक्का हो गया। त्रिशूल, लाल कपड़ा या नींबू, ये चीजें सिर्फ पूजा का सामान नहीं थी। नहीं, ये तो एक तरह का सुरक्षा कवच मानी जाती थी, जो गांव को बुरी नजर से, खेतों को कीड़ों से और परिवार को बीमारियों से बचाती थी। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। जब इतने सारे अलग अलग कुल एक साथ रहने लगे तो उन्होंने मिलकर एक नई सामाजिक पहचान कैसे बनाई। गांव, आप समझिए, एक टीम की तरह काम करने लगा। अलग अलग कुलों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट ली। कोई कुल खेती करके सबका पेट भरता, तो कोई लोहे के औजार बनाता, कोई धार्मिक पूजा पाठ कराता, तो कोई बाहरी खतरों से पूरे गांव की रक्षा करता। और जानती हैं, इस सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? शुरुआती समाज किसी एक इंसान के काम या पेशे पर नहीं बना था, बल्कि वो कुलों के आपसी सहयोग और भरोसे पर टिका था। ये एक दूसरे पर निर्भरता का समाज था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा और गांव बड़े और खुशहाल होने लगे, ये भूमिकाएं और भी पक्की होती गईं। मान लीजिए, जो कुल औजार बनाने में माहिर था, उसकी अगली पीढ़ियां भी उसी काम को, उसी कला को आगे बढ़ाने लगी और धीरे धीरे उनकी पहचान ही उस हुनर से जुड़ गई। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो सिस्टम था, ये आज की जाति व्यवस्था जैसा वैसा बिल्कुल नहीं था। नहीं, ये तो कुल की अपनी अपनी खासियत, उनके काम पर आधारित था। इसमें जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच या कोई कठोर बंटवारा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्हीं कुलों में से कुछ ने गांव के लिए जरूरी सेवाओं में महारत हासिल कर ली, जैसे कुम्हार का काम, बुनकर का काम या फिर पूजा पाठ कराने का काम। ये लोग गांव के सामाजिक ताने बाने का एक बहुत ही जरूरी और सम्मानित हिस्सा बन गए। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब पीढ़ियों तक कुछ कुल एक ही तरह का काम करते रहें, एक ही भूमिका निभाते रहें, तो क्या इससे एक नई, एक बड़ी, एक सामूहिक पहचान ने जन्म लिया? तो हाँ, कई इतिहासकारों का यही मानना है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। देखिए, ये एक थ्योरी है कि जो कुल गांव की सेवा, उसकी रक्षा या मैनेजमेंट जैसे कामों से जुड़े थे ना, वो सैकड़ों सालों में धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक बड़ी पहचान के नीचे जुड़ते गए। और आगे चलकर शायद यही पहचान मेहर समाज जैसे नामों से जानी गई। मतलब ये कोई एक दिन का बदलाव नहीं था, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाला एक बहुत ही धीमा विकास था। तो जंगल से गांव तक का ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं था। ये पहचान बनने का, समाज बनने का और एक पूरी सभ्यता के निर्माण का सफर था। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास एक दिन में नहीं, बल्कि पीढ़ियों के अनुभवों से मिलकर बनता है। कुलों के इसी आपसी सहयोग ने वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर बड़ी बड़ी सामाजिक पहचानें बनी। हमारी अगली कड़ी में हम इसी कहानी को और आगे ले जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन शुरुआती ग्राम समाजों ने वक्त के साथ और भी जटिल रूप लिया और नई पहचानें गढ़ी। किसी भी समाज की पहचान ये रातों रात नहीं बनती। ये एक बहुत लंबी कहानी है जो सदियों में पूरी हुई है। तो चलिए आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं।
हम देखेंगे कि मेहर समाज की पहचान कैसे बनी और कैसे एक कुल से ये एक समाज तक का सफर तय हुआ। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं बहुत बहुत पहले से। एक ऐसा दौर था जब लोगों की पहचान ना उनके परिवार से होती थी, ना उनके काम से। उनकी पहचान थी सिर्फ उनका कुल। बस यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, सबसे बड़ी सामाजिक इकाई। लेकिन जैसा हम जानते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इतिहास बदलता है और फिर इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ये जो कुल थे, जो अब तक शायद जंगलों में रहते थे या एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, उन्होंने एक जगह टिक कर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव बसा लिए। और बस यहीं से सब कुछ बदलने लगा। इसी बसावट के साथ ना एक नई सामाजिक संरचना ने जन्म लिया। जो अलग अलग कुल थे वो सब मिलकर एक बड़ा समाज बन गए, एक बिल्कुल नई पहचान के साथ। तो सवाल ये है कि ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे? इसका पहला और सबसे जरूरी कदम था कुलों का गांव में बस जाना। इसी एक चीज ने पहचान के सारे मायने ही बदल कर रख दिए। ये स्लाइड इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, यात्रा शुरू हुई वन कुल से, मतलब वो पहचान जो सिर्फ वंश पर आधारित थी। लेकिन जब ये लोग गांव में आकर बस गए तो पहचान का आधार बदल गया। अब पहचान जुड़ गई साझा जिम्मेदारियों से, कम्युनिटी लिविंग से। अब वो सिर्फ किसी एक कुल के नहीं थे, बल्कि एक पूरे गांव का हिस्सा थे। अब देखिए, जब बहुत सारे लोग एक साथ एक गांव में रहेंगे तो जाहिर सी बात है, गांव को ठीक से चलाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए, कोई व्यवस्था चाहिए। और बस यहीं से समाज में नई नई भूमिकाओं, नए नए रोल्स का जन्म हुआ। जैसे कि कुछ कुलों ने खेतीबाड़ी की जिम्मेदारी उठा ली, तो कुछ ने पशुपालन का काम संभाल लिया। कुछ और थे जिन्होंने गांव की रक्षा का जिम्मा लिया। लेकिन इन सब में ना एक भूमिका बहुत ही खास थी, और वो थी ग्राम सेवा। तो ये ग्राम सेवा आखिर थी क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ गांव की सर्विस करना नहीं था। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। ये वो गोंद थी, वो शक्ति थी जो पूरे गांव को एक साथ जोड़कर रखती थी। इसमें सामाजिक सहयोग भी था, पूजा पाठ और अनुष्ठानों में मदद करना भी था, और गांव में एक व्यवस्था, एक ऑर्डर बनाए रखना भी शामिल था। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। सोचिए, जब एक ही कुल की एक पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, जब पीढ़ियों तक लोग एक ही तरह का काम करते रहे, तो धीरे धीरे वो काम सिर्फ उनका काम नहीं रहा, वो उनकी पहचान बन गया, उनका आइडेंटिटी मार्कर बन गया। और यहीं से हम कह सकते हैं वंशानुगत भूमिकाओं की शुरुआत हुई। अब जो ये नई सामाजिक पहचान बन रही थी, उसे सहेज कर रखने में, उसे और मजबूत बनाने में देवी देवताओं का एक बहुत बड़ा रोल था। वो सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थे, वो इस नई आइडेंटिटी के प्रोटेक्टर थे, संरक्षक थे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दूल्हा देव की। अब हम में से ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ शादी ब्याह के देवता के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन उनका रोल इससे कई ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण था। देखिए, दूल्हा देव असल में वंश को आगे बढ़ाने की जो परंपरा थी, उसके गवाह बनकर उसे एक पवित्रता देते थे। वो सिर्फ शादी नहीं करवाते थे, वो पूरे कुल के संरक्षक थे। वो हमारे पूर्वजों की यादों को जिंदा रखते थे। एक तरह से कहें तो वो वंश की निरंतरता के सबसे बड़े प्रतीक थे। तो जहां दूल्हा देव एक कुल, एक वंश की रक्षा कर रहे थे, वहीं पूरे गांव की, पूरी कम्युनिटी की रक्षा का जिम्मा किसके पास था? वो था कुल देवी के पास। जब लोग गांव में बस गए तो बाहरी खतरों से सुरक्षा की जरूरत भी बढ़ी, और ये जो सुरक्षा की भावना थी, वो शक्ति यानी देवी की पूजा से और भी ज्यादा मजबूत हो गई। और यहाँ जो सिंबल दिख रहे हैं, जैसे कि त्रिशूल, लाल कपड़ा, नींबू, ये सिर्फ धार्मिक चीजें नहीं हैं, ये सामाजिक सुरक्षा के बहुत पावरफुल सिंबल्स थे। गांव की सीमा पर कुलदेवी की पूजा करने का मतलब ही यही होता था कि पूरा का पूरा गांव, पूरा समुदाय देवी के संरक्षण में है, एक ढाल की तरह। तो अब पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है ना? गांव में बसना, फिर पीढ़ियों तक एक ही तरह की भूमिका निभाना, और फिर सब लोगों का मिलकर एक ही देवी देवताओं की पूजा करना, इन सब चीजों ने मिलकर एक बिल्कुल नई, एक खास सामाजिक पहचान को जन्म दिया। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सफर शुरू हुआ था कुल की पहचान से, फिर जब लोग गांव में बसे तो ये बनी सामुदायिक पहचान, और फिर वक्त के साथ जब ये पहचान बिल्कुल पक्की हो गई, स्थायी हो गई, तो ये एक सामाजिक वर्गीकरण बन गई, जिसे आज हम मेहर समाज जैसी पहचानों के रूप में जानते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये जो कहानी हमने अभी देखी, ये सिर्फ किसी एक समाज की कहानी नहीं है,
ये तो उस दौर में पूरे मध्य भारत में हो रहा एक बड़ा सोशल चेंज था। दक्षिण कोसल से लेकर महाकांतार और पूरे गोंडवाना बेल्ट तक इस पूरे विशाल इलाके में न जाने कितने ही कुल इसी तरह के सफर से गुजर रहे थे और अपनी नई पहचान बना रहे थे। ये उस जमाने का एक कॉमन पैटर्न था, एक आम कहानी थी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सवाल पर वापस आते हैं, आखिर ये पहचान गढ़ी कैसे गई? जवाब यह है कि ये कोई एक दिन में या एक साल में नहीं हुआ। ये एक बहुत ही लंबी और धीमी यात्रा थी। ये सफर कुल से शुरू हुआ, गांव में आकर ये पहचान और मजबूत हुई और आखिर में जाकर ये एक संगठित समाज के रूप में स्थापित हो गई। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखने वाली है, किसी भी समाज का जो इतिहास होता है ना, वो सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां नहीं होती। इतिहास वो जड़ है जिस पर हमारा आज खड़ा है, और यही जड़ें ये भी तय करती हैं कि हमारा भविष्य किस तरफ जाएगा। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े राजा, उनके विशाल साम्राज्य, युद्ध और जीत, है ना? लेकिन इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है। ये कहानी उन समाजों की भी है जो इन सब के बीच समय के हर थपेड़े को सहकर भी अपनी पहचान को जिंदा रखते हैं। जरा सोचिए, मध्य भारत की ये जमीन, यहाँ सदियों तक लगातार राजनीतिक उथल-पुथल मची रही। एक राजा आया, दूसरा गया, एक सल्तनत बनी, दूसरी मिट गई। मतलब सत्ता का खेल तो हमेशा चलता रहा और लोगों की जिंदगी में एक अजीब सी अनिश्चितता बनी रही। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए कैसे सत्ता का पहिया घूमता रहा। पहले शक्तिशाली दक्षिण कोसल साम्राज्य था, फिर वो दौर खत्म हुआ और जंगलों से महाकांतार जैसे राज्य उभरे। उसके बाद आए गोंडवाना राज्य, जिन्होंने इस पूरे इलाके को एक साथ लाने की कोशिश की। मतलब हर दौर में एक नई ताकत पुरानी ताकत की जगह ले रही थी। बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज थी। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब सिंहासन बदल रहे थे, राजधानियां बदल रही थी, झंडे बदल रहे थे, तो ऐसा क्या था जिसने आम लोगों की, समाज की पहचान को बिखरने नहीं दिया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दक्षिण कोसल जैसी बड़ी बड़ी राजनीतिक ताकतें कमजोर पड़ने लगी तो क्या हुआ? समाज खत्म नहीं हो गया? नहीं, बल्कि उसने खुद को नए हालात के मुताबिक ढाल लिया। अब ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ था राज्य, जिसकी राजधानियां बदलती रहती थी, जिसका ध्यान सिर्फ टैक्स वसूलने और लड़ने पर था। ये पूरी तरह से अस्थिर था। और दूसरी तरफ था समाज, जो स्थायी गांवों में बसा था, जिसका फोकस परंपरा और परिवार पर था और इसकी नींव बेहद स्थिर और मजबूत थी। और यही बात हमें समाज की असली ताकत तक ले जाती है, और वो था गांव। गांव एक ऐसी दुनिया थी जिसकी अपनी एक अलग ही धुन थी, एक अलग रफ्तार थी। राजा कौन है, इससे गांव की जिंदगी पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो इस स्थिरता को समझने के लिए ना, दो शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी है। पहला है ग्राम, यानी हमारा गांव, और दूसरा है कुल, यानी वंश या गोत्र। देखिए, गांव सिर्फ कुछ घरों का झुंड नहीं था, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया थी, एक आत्मनिर्भर सिस्टम। जमीन और खेती इसका केंद्र थे। स्थानीय परंपराएं यहीं जिंदा रहती थीं। हर किसी की पहचान उसके कुल से जुड़ी थी, और गांव की सेवा के लिए, मतलब ग्राम सेवा के लिए, सबकी भूमिकाएं तय थीं। सबसे बड़ी बात, ये सब शाही दरबारों और राजधानियों से आजाद था। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो सामाजिक ढांचा था, ये सिर्फ परंपराओं पर नहीं टिका था, इसे एक बहुत मजबूत चीज ने जोड़ रखा था, और वो थी आस्था। एक ऐसा आध्यात्मिक गोंद जिसने सबको एक साथ बांध रखा था। यहाँ पर एंट्री होती है कुल देवता की। जैसे दुल्हा देव का उदाहरण लेते हैं। ये कोई ऐसे देवता नहीं थे जिनकी पूजा हर कोई करता हो, नहीं, ये एक खास कुल यानी एक खास वंश के अपने देवता थे, उनके रक्षक। और बिल्कुल वैसे ही थी कुल देवी। ये शक्ति परंपरा का हिस्सा थी और अक्सर इनकी भूमिका और भी बड़ी होती थी। ये सिर्फ एक कुल की नहीं, बल्कि पूरे गांव की रक्षक मानी जाती थी, उनकी देवी। तो ये कुल देवता और कुल देवी सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थे, इनका एक बहुत बड़ा सामाजिक रोल था। इन्हीं के नाम पर शादी ब्याह के नियम, मतलब गोत्र, तय होते थे। ये पूर्वजों और वंश का सम्मान बनाए रखते थे। पूरे गांव और परिवार की सुरक्षा का जिम्मा इनका था। त्योहारों और अनुष्ठानों में पूरे समुदाय को यही एकजुट करते थे। एक तरह से ये सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ थे।
ठीक है, तो गांव स्थिर था, कुल की व्यवस्था थी, देवी देवता भी थे, पर सवाल ये है कि इससे एक खास समुदाय की पहचान कैसे बनी, मतलब एक नाम कैसे मिला। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जिसके 4 स्टेप्स थे। सबसे पहले थी कुल की पहचान, फिर उस कुल की गांव में खास भूमिका तय हो गई जिसे ग्राम सेवा कहते थे। मान लीजिए कोई परिवार पीढ़ियों से लोहे का काम कर रहा है, धीरे धीरे पूरा समुदाय उस कुल को उनके काम से ही पहचानने लगा और आखिर में यही भूमिका, उनकी पक्की पहचान, उनका सामुदायिक नाम बन गई। यही है सबसे जरूरी बात, जब कोई सामाजिक भूमिका कई पीढ़ियों तक चलती है तो वो एक पहचान बन जाती है। ये पहचान किसी राजा के फरमान से नहीं आई थी, बल्कि ये तो सदियों से जमीन से, लोगों के बीच से खुद ब खुद निकली थी। तो चलिए अब उन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, वो 4 स्तंभ जिन्होंने इस समाज को इतना टिकाऊ बनाया कि बड़े बड़े साम्राज्य भी उसके सामने टिक नहीं पाए। ये थे वो 4 स्तंभ। पहला, गोत्र पर आधारित शादी के सख्त नियम। दूसरा, कुल देवता की परंपरा। तीसरा, कुल देवी की परंपरा। और चौथा, गांव में हर कुल की तयशुदा भूमिका यानी ग्राम सेवा। इन चारों ने मिलकर एक ऐसा मजबूत ढांचा बनाया जिस पर सत्ता बदलने का कोई असर ही नहीं हुआ। मतलब साफ है, सामाजिक पहचान ऊपर से थोपा गया कोई फरमान नहीं थी, ये तो एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा थी। जब मराठों जैसी बड़ी शक्तियां इस इलाके में आईं, उससे सदियों पहले से ये समुदाय अपनी मजबूत पहचान के साथ यहाँ मौजूद थे। उनकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में बाहरी लेबल और पहचानों के परे हमारी अपनी पहचान की असली अटूट जड़ें क्या हैं। सोचिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मिर्ज़ा परिवार के गोत्र मिर्ज़ा का और मेहर समाज से जुड़ी जानकारियों का समावेश है और ये एपिसोड पहला भाग था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपके अंदर एक जिज्ञासा जगी होगी कि ये इतिहास हमारा क्या है, चाहे वो मेहर समाज का हो, चाहे वो मेहर समाज के अंदर आने वाले मिर्ज़ा गोत्र का हो। तो आशा करता हूँ आपके अंदर जिज्ञासा जागी होगी। इसी तरह मैं और भी पाठ लाऊंगा, तो कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा ऑथेंटिक सच्चाई के रूप में आपके सामने ला सकूँ। वो पर ऐसा कोई सोर्स मुझे मिल नहीं पा रहा है। दोस्तों, एविडेंस जुगाड़ करने में और हर जगह से रिसर्च करने में टाइम काफ़ी लग जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इसे किया और बनाया, पर मुझे कोई इतना अच्छा एविडेंस मिल नहीं पाया। कहा जाए तो बोलचाल में जो प्रचलित है वही मिल पाया, क्योंकि ना तो ब्रिटिश गेजेटर जो दस्तावेज होते उसमें कुछ अच्छा उल्लेख है। मैंने इस एपिसोड को जब बनाया शुरुआत की तो मुझसे ये इतना बड़ा बन गया कि कम से कम इसके 1-1 घंटे के 17 एपिसोड बन चुके थे, जिसको मैंने छोटा कर करके अभी आपके सामने जो प्रस्तुत किया है वो शुरुआत के 6 एपिसोडों का एक समावेश है। और इसी तरह आपको कम से कम ये 4 पार्ट में आएगा। कोशिश करूँगा इसको और छोटा से छोटा कर सकूँ। कोई एविडेंस मिल ही नहीं पा रहा है मित्रों। मैंने हर जगह ट्राई कर लिया, चाहे इंटरनेट हो, अपने गांव हो, बुजुर्ग हो, मतलब मेहर समाज और मिर्ज़ा गोत्र के बारे में कोई ऐसा लिखित दस्तावेज एब्सोल्युटली राइट जिसको कहा जाता है वैसा उपलब्ध नहीं है। मुझे तो नहीं मिल पाया। अगर आपको कहीं से मिलता है तो मुझे ज़रूर प्रोवाइड करे आइएगा, मैं आपसे ज़रूर संपर्क करूंगा। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हो कमेंट्स करके कि मेरे पास कुछ एविडेंस है, तो फिर मैं आपसे संपर्क कर लूँगा जी। और रही इस जर्नी की बात, तो इसके लिए भी एक दिलचस्प कहानी है। अभी आपको पता है अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण गैस की किल्लत पूरे भारत में हो चुकी है। तो लगभग 1 महीना पहले मेरा एक मित्र है जो सब्जियां बेचता है और मैं भी था वहाँ, मैं भी सब्जियां ही खरीद रहा था। तो एक आदमी ऐसी व्यंग या ताने कस रहे थे कि अमेरिका के कारण हमारा सब नुकसान हो गया, गैस का रेट बढ़ गया। तो उन्होंने कहा जब अमेरिका का चीज़ खाते हो तो अमेरिका को गाली क्यों देते हो। तो उसने भी पूछ दिया बंदे ने क्या हम खाते हैं। उसने बोला टमाटर है, आलू है, मिर्च है, बहुत सारा चीज़ है जो वहाँ से आता है, वहीं की देन है पूरे विश्व को, और तुम उसी को गाली दे रहे हो और खा रहे हो। तो मैंने भी कह दिया भाई सब कुछ तो ठीक है, ये मिर्च कहाँ से आ गया, बोला मैंने।
क्योंकि मुझे बुजुर्गों ने कहा गया था और बताया था मुझे कि हम लोग हैं मिर्ज़ा, मतलब छत्तीसगढ़ी में कहा जाए तो वो भ्रंश मिर्चा का, और मिर्चा हिंदी शब्द में कहा जाता है मिर्च को। तो मैंने भी सर्च किया कि अगर अमेरिका का है तो कितना पुराना, तो 300 वर्ष निकले। तो 300 वर्ष पुराना तो मेरा गोत्र हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। फिर मैंने उससे बहस भी कर लिया सब्जी वाले से, फिर उसने भी अपने एविडेंस दिखाया कि देखो भाई क्लियर हर जगह मिलेगा तुमको कि 300 से 500 के बीच ब्रिटिश या पुर्तगालियों ने इसे लाया था। फिर मेरे अंदर भी एक क्रोधा कि मेरे दिमाग के अंदर एक बात जन्म ली कि ये कैसे हो सकता है। अगर ये 300 साल पुराना है तो मेरा वंश और जो नाम में लेके घूम रहा हूँ, सरनेम लगा घूम रहा हूँ, ये इतना नया तो हो ही नहीं सकता कि बस अंग्रेज आए तब से हमारी पहचान बनी। इम्पॉसिबल। मैंने मानने से इनकार कर दिया कि सिर्फ 300 साल पहले ही भारत की जनजातियों में ये सब चीज़ आया होगा। फिर मैंने सर्च की, डीप सर्च की, तब पता चला मिर्च जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए मिर्चों से अलग मिर्च निकला, जिसको कहते हैं पीपली। और पीपली मैक्सिमम सभी लोग समझते होंगे, जानते होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि मैंने किस बारे में बात की है। और यही है भारत की मूल मिर्ची मध्य भारत के लिए। दक्षिण भारत के लिए तो मूल मिर्ची काली मिर्च थी जिससे तीखापन आता था, और मध्य भारत के लिए मूल मिर्ची का यही काम होता है। मिर्च का मतलब ही होता है तीखापन, जो सब्जियों में या किस स्वाद में तीखापन लाए। जब अंग्रेज़ों ने इस मिर्च को, जिसको हम आज की मिर्च कहते हैं, खरीदते हैं, लाया तो तीखापन था, पर उनके लिए तो कोई शब्द था ही नहीं हिंदुस्तानियों के लिए। तो उन्होंने जो प्रचलित शब्द थी मिर्च, उसी का यूज़ किया। उनके लिए तो कैप्सिकम होता ही है, चाहे कैसा भी हो कैप्सिकम ही है, पर हमारे लिए तो कुछ बोलचाल में था ही नहीं। तो इन्होंने उसी चीज़ को अपनाया, क्योंकि अब मिर्च हर जगह उपलब्ध होती थी, तो जो तीखापन मतलब मिर्च। मुझे समझ में आया धीरे धीरे यही चीज़ आके फिर ऐसे जनमानस में फिट हो गया हमारे सभी के में कि मिर्च मतलब मिर्च। और हमारे पूर्वजों ने भी वही चीज़ देखा, जो पीढ़ी आगे बढ़ती गई। तो क्योंकि पीपली तो शायद यूज़ में होना बंद होते चला गया धीरे धीरे अंग्रेज़ों के कारण, क्योंकि अंग्रेज़ों ने आयुर्वेद को लगभग हिंदुस्तान से ख़त्म ही किया। हम आज भी आयुर्वेदिक दवाई ना के बराबर ही खाते हैं। ये भी इस बात का सब बड़ा सबूत है। हम अभी भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया, विदेशों के द्वारा बनाया गया अंग्रेज़ी दवाइयों का ही सेवन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो हमारे शरीर को सूट भी नहीं करता, लेकिन फिर भी हम खा जाते हैं, क्योंकि वो उनके वातावरण, उनके बॉडी के हिसाब से बनाया गया दवाई था। ये हमारे वातावरण भारत के हिसाब से नहीं बनाया गया, इसलिए हमको कई कई वो अंग्रेज़ी दवाइयाँ सूट भी नहीं करती है। यही सबसे मेन कारण है कि किसी किसी को एकदम से ठीक भी कर देता है और किसी को लंबे समय तक इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता। खैर छोड़ो इस बात को। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, और आप लोग के किसी के पास भी कोई एविडेंस अच्छा हो, मेहर समाज और मिर्जा परिवार या फिर किसी भी मेहर समाज के किसी भी सरनेम के लिए, तो मुझे ज़रूर प्रोवाइड कराएगा। उसको मैं मेंशन जरूर करूँगा अपने आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।